हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज PSIR का प्रीवियस क्वेश्चन का क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेट नंबर 20 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिभावस के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो ध्यान देना है कि ये नागरिकता का पहचान नहीं है, एक यूनिक पहचान है व्यक्तिगत, बट ये नागरिकता का पहचान नहीं है। पहला गलत। पर एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि किसी ने गड़बड़ी करके आधार कार्ड बना लिया है तो भी निष्क्रिय किया जा सकता है या पूरी तरह से उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये कथन पे क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आधार कार्ड नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है, यह केवल भारत में रहने वाले व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड पे भी नीचे लिखा रहता है करे UIDAI के पास आधार संख्या को निष्क्रिय करने या लुप्त करने का अधिकार है विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि यदि यह पता चले कि आधार गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया था या यदि कोई धोखाधड़ी हुई हो। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है? भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है? ठीक है, तो समीक्षा करती है वो टॉपिक तो पहले देख लें। और सदन को सूचित भी करती है कि जो भी नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों या डेलीगेशनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है कि नहीं, तो इसकी जांच करता है अधीनस्थ विधान समिति संबंधी समिति। तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान या संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों जैसे नियम विनियम उप नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग प्रत्यायोजन की परिधि के भीतर हो रहा है। यह समिति इन नियमों और विनियमों की समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि क्या कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग किया है। ठीक है, और भी समिति था सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। तो यह समिति सरकार के आश्वासनों को कार्यान्वयन की निगरानी करती है। फिर नियम समिति, यह समिति सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों पर विचार करती है। फिर एक कार्य सलाहकार समिति, यह समिति सदन में विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय का आवंटन करती है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, ठीक है, निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। तो पहला कथन क्या है? गलत है। फिर RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ राज्य अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता की बात चल रहा था। यहाँ है कि प्राथमिक क्लास के लिए RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु इस अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये कथन क्या है? सही है। फिर भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। तो ये कथन क्या है? गलत है। यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही बताया जा रहा है। भारत के 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान कहेंगे तो निजी स्थानों के हाथों में है, ना कि यहाँ पे राज्य सरकारों के अधीन है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि शिक्षकों के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हों, लेकिन यह विशेष रूप से राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता को उल्लेख नहीं करता है। आरटीआई अधिनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। राज्य सरकारें एनएसटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। फिर आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये कथन क्या है? सही है। पर भारत में अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी तौर पर प्रबंधित है, न कि राज्य सरकारों द्वारा, इसलिए ये कथन भी गलत है। अब धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है, किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें क्या क्या हो, केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन यानी कर लगाने की विधि हो, उन्मूलन करने की विधि हो, कर की माफी करने की विधि हो, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। ये कथन सही है, लेकिन सही नहीं वो ढूंढना है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, तो ये भी सही है। फिर धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, तो धन विधेयक जो है आकस्मिकता निधि से जुड़ा नहीं होता है। धन विधेयक माध्यम से धन लेने के लिए संचित निधि में विनियोग विधि का उपयोग करना पड़ता है, वह आकस्मिकता निधि से नहीं। तो ये कथन गलत है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन की उधार ले गई है, कोई प्रतिभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है, तो ये सही है। तो वही धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन विनियोजन से संबंधित है, ये कथन गलत है और यही ढूंढना था गलत। पर धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 110 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि इसमें क्या शामिल है। इसमें करों का अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन, भारत के संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन आदि शामिल है। लेकिन धन विधेयक में भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन शामिल होता है, ठीक है, आकस्मिकता निधि से नहीं। यदि आकस्मिकता निधि का उपयोग अप्रत्याशित या जरूरी खर्चों के लिए किया जाता है और इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये निर्धारण होता है वहां की जनसंख्या के द्वारा। तो पहला कथन तो सही होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट से अधिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका जो सदस्य है उसका मूल्य, वोट का मूल्य अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पे दोनों सदनों के जो भी सदस्य हैं उनका वोट का मूल्य समान होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन राज्य के जो एमएलए हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग होगा। तो इस कारण से पहला कथन सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ गया, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य के एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। यह मूल्य राज्य की जनसंख्या और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है उस राज्य के एमएलए का वोट मूल्य भी अधिक होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट का कुल मूल्य बराबर करने का प्रयास किया जाता है ताकि राज्य और केंद्र का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक लोकसभा सदस्य के वोट का मूल्य प्रत्येक राज्यसभा के वोट के मूल्य से कम होता है, इसलिए केवल कथन एक सही है। यहाँ पे टर्म तो फिर तो अच्छा व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, लेकिन नियमतः जब यहाँ होता है तो उसको बराबर ही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में।
अभी संघ सूची है, प्रांतीय सूची की जगह पर राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। जो विषय इन सूचियों में शामिल नहीं थे उसे अवशिष्ट शक्तियां वो कहलाते थे और ये गवर्नर जनरल के पास था। अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ सूची के पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो ये कथन सही होना चाहिए। क्या विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो ये कथन सही है। कर जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो ये कथन सही नहीं है। लोकसभा यानी विधानसभा का विघटन होने पे अध्यक्ष जो है अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं कर सकता है। विघटन का बहुत सारा कारण होता है। राष्ट्रपति शासन लगे तो विघटित भी हो जाता है या उसको निष्क्रिय भी कर दिया जाता है। यदि निष्क्रिय है तो फिर से उसको जब राष्ट्रपति शासन किसी कारण से फिर लगा कि नहीं हटा दिया जाना चाहिए तो फिर से क्या है पुनर्जीवित होने के बाद अध्यक्ष तो वही रहता है और विघटन कर भी दिया जाता है तो तुरंत इसके पद से हटाया नहीं जाता है। तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। कर ये कथन सही है यदि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, उदाहरण के लिए वो चुनाव हार जाता है या इस्तीफा दे देता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। ये क्या है? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के विघटन के बाद तुरंत अपना पद रिक्त नहीं करता है। वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती है और नया अध्यक्ष नहीं चुन दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विधि और स्वाधीनता। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बाकी को देखते हैं। करें यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। तो ये पूरी तरह से सच बात भी नहीं है। यदि विधियां अधिक होती तो ऐसा 100% नहीं कर सकते हैं कि स्वाधीनता कम होती है। कभी कभी विधियां अधिक होने के कारण भी स्वाधीनता को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि ठीक है स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, लेकिन उचित है कि उसके प्रतिनिधियों को करना चाहिए। लोकतंत्र के लिए उचित है ऐसा मान्यता है। इसलिए ये कथन को भी सही नहीं माना जाता है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो ये भी पूरी तरह से कथन सही नहीं। जरूरी नहीं है कि विधि निर्माण बार बार हो रहा है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। जहाँ पे त्रुटियां है संविधान में वहां पे क्या है सुधार होते रहता है और जब से संविधान निर्माण हुआ है कुछ न कुछ उसमें सुधार होते ही रहा है, लेकिन उसके मूल ढांचा को बचाकर रखने की कोशिश किया जाता रहा है। ये कथन भी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है विधि और स्वाधीनता के बीच सटीक कहानी ये है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। ये ज्यादा सटीक है। तो आइए देखते हैं। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये विकल्प विधि और स्वाधीनता के बीच की जटिल संबंध को सबसे सटीक रूप से कानून व्यवस्था स्थापित करता है। कानून समाज में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनके बिना अराजकता और अराजकता का शासन भी हो जिसमें किसी की भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। फिर स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अच्छे कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई समान नियमों के तहत कार्य करे और किसी के अधिकारों को उल्लंघन ना हो। फिर यह विधियां अधिक होती है। अच्छा ये तो फिर हमने समझा दिया। चलिए इसको आगे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडी कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। तो ये शुरू नहीं की जाएगी, ये समझ लीजिए इसका मतलब। तो ये सही है। यानी जब तक राज्यपाल अपने पद पे है उसके विरोध में दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी और दोनों सही है। 361 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि जब तक राज्यपाल पद पर है तब तक उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 158(3) ये 361(1) के अनुसार। फिर एक अनुच्छेद 158(3) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य के पाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है।
यह प्रावधान राज्यपाल के पद की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? क्या बोल रहा है? यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बंद ये शक्ति का प्रयोग किसी राज्य के संबंध में करता है तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तो ये कथन पूर्णतः सच नहीं है। भंग भी हो सकता है, नहीं भी भंग किया जा सकता है, इस सिचुएशन पर निर्भर करता है। निष्क्रिय कर भी दिया जाता है। कर उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन काम करेगा, नहीं सीधे उसका शासन कहाँ से? केंद्र से होता है और केंद्र के कानून के अनुसार होने लगता है। तो ये कथन सही होगा। कर उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये अनुच्छेद निलंबित ही हो जाता है। कर राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। ये तो डी सही है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। चलिए इसको आखिर क्यों गलती किया है यहाँ पे? एक तो कोई एक ही सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अनुच्छेद 356 जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में माना जाता है के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हो जाती है। इसका अर्थ है कि राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। यह संसद किसी अन्य प्राधिकरण को यह शक्ति सौंप सकता है। सॉरी, ध्यान रखना है, संसद ही कानून बनाती है, न कि डायरेक्ट राष्ट्रपति। अगर उस राज्य की विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है तो अनुच्छेद 356 के तहत ये बात हमने कर लिया था। तो यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति सीधे तौर पर राज्य से संबंधित विधियां नहीं बनाते हैं। संसद उसके द्वारा अधिकृत निकाय राज्य के लिए कानून बनाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यपालिका के तो भाग ही हैं। संसद का भाग है जिसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी कानून को गुजरना पड़ता है तब बनता है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये किसमें है? अनुच्छेद 21 में, और भाग 3 में गारंटी दी गई है। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत है अनुच्छेद 21 है, इसलिए यही सही होगा। तो निजता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता सही ढंग से अर्थित होता है। अनुच्छेद 21 की बात और करें तो यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह माना है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। फिर भाग 3 यह भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में यह कानून की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 क्या है? स्पष्टता को उन्मूलन की बात करता है। भाग 4 क्या है? राजनीतिक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 24 क्या है? तो ये अगर कानून आदि में बच्चों के निधन से निषेध से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये संशोधन संविधान के कई पहलुओं से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से निजता के अधिकार से को स्थापित नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अटल नवप्रवर्तन या इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान 44वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्लोकन के परे कर दिया था। तो ध्यान देना है कि ये प्रावधान जहां तक ध्यान में होना चाहिए 44वें संविधान संशोधन में ऐसा नहीं किया गया था। इसमें तो इसे हटाया कब गया था ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या है? प्रधानमंत्री के निर्वाचन न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत ही आता है। फिर है ये भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन कुछ होना था, लेकिन वो ऐसा होना था जिसमें क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। इसके कारण ये भी समाप्त कर दिया गया था। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है? गलत है।
क्या है? सही है। केवल दो ही सही इसका होना चाहिए। कर यह कथन गलत क्यों है कि 44वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्याय के पुनर्विलोकन के परे नहीं किया। वास्तव में 44वें संशोधन ने क्या किया था? अच्छा, ये टर्म हमको ध्यान नहीं था। 39वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को उलट दिया जिसने पहले प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत में चुनौती देने से रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यह कथन सही है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि एनजेएससी यानी कि ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है, जो संविधान की बुनियादी ढांचा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार अस्वीकार दोनों किया जा सकता है। ये कथन गलत है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और वह देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो ये भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 में दिए गए हैं, तो ये सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन में कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो ये कथन भी क्या है? सही। यहाँ पे केवल 3 और 4 को सही बताया गया है, बट 1 और 2 को नहीं। तो क्या है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के पास महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। ये कथन भी गलत है। तो भारत के संविधान अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित या ब्यौरेवार नहीं बताता है। यह व्याख्या संसद और न्यायपालिका के विवेक पर छोड़ दी गई है। तीसरा कथन सही है। न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 में दिया गया है। यह कथन सही है। किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, अच्छा किसी नहीं किस, ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये काम किया गया था जवाहरलाल नेहरू। इसमें शायद ऐसा किया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो विषय है उसको पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, बट अब फिर से इसको, वो डेट तो फिलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन 9वीं अनुसूची के विषय को अभी इस समय में क्या है, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संशोधन अधिनियम 51 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया था, बट अभी ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। ये कथन क्या है? सही। फिर उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, तो ये भी सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे भी केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, देख सकते हैं वही संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर अयोग्यता से छूट देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन पदों को स्पष्ट करना है जो सांसदों का योग्य नहीं ठहराएंगे। ये कथन सही है। इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया है और इसे 5 बार से अधिक बार संशोधित किया गया है। यह कथन गलत है। लाभ का पद शब्द को भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या न्यायालय द्वारा समय समय पर की जाती रही है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?
तो यहाँ पे एक टर्म है वो पहले देखना है, अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणों से संबंधित। इस अनुसूची के प्रावधानों के तहत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान जनजातीय समुदायों के हितों और उनके भूमि के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूहों पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीएस देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये कथन सही है। यहाँ पे 18 राज्य, ये टर्म को याद रखना है। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है, तो ये भी हमको लगता है सही ही होना चाहिए। फिर देश में अब तक 95 पीवीटीजी अधिकारी रूप से सूचित है, तो जहां तक हमने इसको खोजा तो ये 75 का डेटा दे रहा है, और इसको एक बार देखना पड़ेगा। 75 ही तो ठीक है, वैसे भी ये गलत है। 2023 तक के डेटा में 75 पीवीटीजीएस आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। पीवीटीजीएस की सूची, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 का है पीवीटीजीएस की सूची में, लेकिन यदि अब दोबारा क्वेश्चन आएगा तो अभी का करंट डेटा ये क्या है ये ध्यान रखना, लेकिन 18 राज्य तो अभी भी रहेगा, ठीक है। पीवीटीजीएस की सूची में ईरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई है, तो ये कथन भी सही है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 2023 तक भारत में 75 पीवीटीजीएस आधिकारिक रूप से अधिसूचित है, ना कि 95। बट इस डेटा को देख लीजिएगा आप, डेटा वाला चीज को आपने देखिए तो अच्छी बात है। ईरुलार तमिलनाडु और केरल और कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनजातियां पीवीटीजीएस की सूची में शामिल है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्दिष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के संदर्भ में समान अंतर्दिष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान का जो कानून ये सब कुछ बनता है, विधियों का निर्माण होता है, तो कुछ कुछ निर्बंधन है, लेकिन 42 के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उस पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, और 142 के अधीन जो शक्तियां है वो न्यायालय प्रयोग करता है। तो ये है ऑप्शन बी में कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 142 भारत के उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी मामले में कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो न्याय के लिए आवश्यक हो, भले ही वह आदेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत हो। इसीलिए कथन समान विधियों में अंतर्दिष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिबंधन और प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। का अर्थ यही है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 का अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय या संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, यदि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक हो, ठीक है। इसलिए अन्य विकल्प तो सही नहीं है, क्योंकि वह अनुच्छेद 142 की व्याख्या सही ढंग से। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा के बारे में वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ठीक है। जब किसी विशिष्ट विषय पर ये सही है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं।
यह एक रूढ़िगत या पारंपरिक संबोधन होता है। यह कथन सही है। यदि किसी विशेष विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियमों का पालन करता है, जब तक कि राज्य विधानमंडल इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विधानमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए दोनों कथन क्या है, सही है। तो आज हमने PSIR से 20 क्वेश्चन देख लिया। कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के 20 टॉपिक्स के 20 क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।